हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो अगेन बेसिस रहेगी अपने स्टेट CHO एग्ज़ाम्स RML एग्ज़ाम्स के ऊपर, ठीक है। और बाकी के जो कुछ टॉपिक्स रहेंगे, जो टॉपिक आप आज हम यूज में ले रहे हैं, वो टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स टाइप में। अगर अपन बात करें तो काफ़ी एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो इस टॉपिक को काफ़ी प्राथमिकता देते हैं एग्जाम के अंदर पूछने में, ठीक है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है हम डेली बेसिस पे कंडक्ट करवा रहे हैं RNCC के ऑफिशियल ऐप पे, जो आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर से। और आप ऐप्स और जो जिन किसी के पास में iOS है तो वहाँ पे भी आपको जो है RNCC का ऐप मिल जाएगा। ओके, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको बाय करके आप जो है अपनी प्रिपरेशन को आप स्टैंड दे सकते हैं, ठीक है। और मतलब टेस्ट सीरीज देने का काफ़ी अच्छा सेंस ये भी बनता है कि जो आप पढ़ते हैं वो आपको कितना अच्छे से आपको रिकॉल कर पाते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको वो सब चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी, आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो क्या कम होना शुरू हो जाएगी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जो कि कल कुछ पार्ट बच गया था। काफ़ी बड़ा टॉपिक है एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ओके, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। When should the umbilical cord be clamped, ठीक है। When should the umbilical cord be clamped in a normal infant? जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल इन्फेंट जो है उसके अंदर जो अम्बिलिकल कोड का जो क्लैंपिंग है वो कब करना चाहिए? जब इन्फेंट नॉर्मल कंडीशन में हो। व्हेन शुड द अम्बिलिकल कोड बी क्लैम्प्ड इन ए नॉर्मल इन्फेंट? इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस है अपने पास में 2 to 3 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी के 2 से 3 मिनट बाद में। आफ्टर द इन्फेंट हैज़ बीन ब्रीथिंग वेल फॉर 5 मिनट, जो इन्फेंट की जो ब्रीथिंग है वो 5 मिनट तक एकदम अपन जब वो अच्छी हो जाए तब करना है। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, या फिर आफ्टर द प्लेसेंटा हैज़ बीन डिलीवर, या फिर प्लेसेंटा के डिलीवर होने के बाद में अपने को जो है वो कोड क्लैम्प करना है। आपका इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके आगे एग्जाम नोटसेट में और PGI में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। 2 to 3 मिनट आफ्टर डिलीवरी जो है हम क्या करेंगे? कोड क्लैम्प कर देंगे और उसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं एडिशनल क्वेश्चंस के बारे में। जैसा अपना जो अपना रहता है क्राइटेरिया क्वेश्चन सोल्व करने का, अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा और अम्बिलिकल कोड से हमें क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर क्या हो गया? 2 to 3 मिनट। अगर ये आंसर नहीं रहता तो अपना क्या आंसर करेक्ट होता है वो भी अपन देख लेते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेसिस रहेगा। अम्बिलिकल कोड नॉर्मली डिले बाय 30 to 60 सेकेंड आफ्टर बर्थ, ठीक है। जो ये नॉर्मल टाइम जो है वो रहना चाहिए। ये क्यों रहता है 30 to 60 अपन सेकेंड ही क्यों लेते हैं? ताकि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया, ठीक है। जो अम्बिलिकल कोड के अंदर जो ब्लड रहता है वो ब्लड जो है प्रॉपर फीटस तक पहुंच जाए, उसके बाद में हम जो है क्या करते हैं? क्लैम्प लगाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना रहना चाहिए आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी? इसका ड्यूरेशन रहना चाहिए 30 to 60 सेकेंड, ठीक है। ये कुछ अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो है वो अब ये क्राइटेरिया कब फॉलो नहीं होगा? एक्सेप्ट बर्थ एस्पाइक्सिया, ठीक है। एक्सेप्ट बर्थ एक्सपाइक्सिया। अगर बर्थ एक्सपाइक्सिया की कंडीशन हुई है तो इस कंडीशन में क्या करना है? कोड क्लैम्प शुड नॉट बी डिलेड,
ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कोड क्लैंपिंग को जो हमें क्या करना है, डिले नहीं करना है। यहाँ पे इमीडिएटली जो कोड क्लेम करना है, यहाँ पे बर्थ एक्सपैक्सिया, क्योंकि बर्थ एक्सपैक्सिया को अगर कोड जो है वो पेशेंट के जो बेबी के नेक के अगर चारों तरफ लग के पेशेंट को बर्थ एक्सपैक्सिया हो रहा है, मतलब बेबी को बर्थ एक्सपैक्सिया हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें इमीडिएटली कोड को कटिंग करना है। ठीक है, एक रीजन ये भी होता है कि अम्बिलिकल कोड जो है वो बेबी के नेक के अराउंड यहाँ पे लगी हुई रहती है, तो उस कंडीशन को इस कंडीशन से क्या आ रहा है, जो है बर्थ एक्सपैक्सिया। अब बर्थ एक्सपैक्सिया क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी टर्म जो है एग्जाम में पूछी जाती है। फेलियर टू एस्टैब्लिश ब्रीथिंग एट बर्थ। ठीक है, सो बर्थ एक्सपैक्सिया के बारे में क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि बर्थ एक्सपैक्सिया क्या होता है, तो फेलियर टू एस्टैब्लिश ब्रीथिंग एट बर्थ। अगर ये टाइम एट द टाइम वो ब्रीथिंग एस्टैब्लिश नहीं होगी, तो अब इस कंडीशन में क्या करना है, हमें इमीडिएटली कोड क्लेम करना है। क्योंकि बर्थ, अगर इसका रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो कोड है वो उसके नेक के सराउंडिंग यहाँ पे लगी हो। इसके बाद में अम्बिलिकल कोड से हमें क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कोड अम्बिलिकल कोड के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। सो इसके जो है, जैसे शीशो जैसे एग्जाम के अंदर आप दे रहे हो, सो इसके अंदर क्या पूछते हैं, इसकी लेंथ पूछ लेते हैं कि भाई अम्बिलिकल कोड की लेंथ कितनी होती है, तो ये होती है 55 सेंटीमीटर होती है। एंड इसका जो डायमीटर होता है नॉर्मल, इसका जो डायमीटर कितना होता है वो होता है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या पूछते हैं, अम्बिलिकल जो आर्टरीज और वेन्स के बारे में पूछ लेते हैं। सो अम्बिलिकल के अंदर क्या रहती है, 2 रहती है इसके अंदर आर्टरी एंड 1 वेन। ठीक है, अब आर्टरी से क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी के थ्रू वाया वापस जाएगा प्लेसेंटा के पास। और जो वेन है, वेन के अंदर क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इन नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है, वेन्स के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जबकि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, सो अब इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनता है वो भी अपन देख लेते हैं कि बिफोर 4 months देयर आर 4 ब्लड वेसल्स। ठीक है, 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स। ठीक है, बट आफ्टर 4 months राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर। ठीक है, तो कौन सी डिसअपियर होती है, जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो डिसअपियर हो जाती है। फिर आपने जो रेमेनेंट क्या बचता है उसका, एक अम्बिलिकल वेन अपने बाद में एक और बचती है। ठीक है, सो यही जो वेन रहती है, जो बची हुई जो वेन रहती है, इसके बारे में अपन क्या, ये O2 ब्लड जो है जो प्लेसेंटा से फीटस के पास में O2 ब्लड को पहुंचाती है, और उसके 2 आर्टरीज बचती है जो क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फीटस टू प्लेसेंटा तक वापस पहुंचाने का काम करती है। सो ये हो गया कुछ अपना राइट अम्बिलिकल वेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है आफ्टर 4 months। अब इसके बाद में और अपने क्या क्वेश्चन मिल सकता है, वो अपन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अम्बिलिकल कोड कटिंग से। ठीक है, अम्बिलिकल कोड कटिंग से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। सो इसके अंदर क्या अपना क्या रहता है, लाइक ये अपनी साइड कौन सी है, ये अपना साइड है फीटस का साइड है, एंड ये अपना साइड कौन सा है, प्लेसेंटा, मतलब मैटरनल साइड है। ठीक है, अब फीटल साइड से अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट क्लैंप लगाते हैं अपन, ये हो गया अपना अम्बिलिकल कोड। ठीक है, अब फर्स्ट क्लेम कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट क्लेम अपन लगाते हैं यहाँ पे। तो ये कौन सा, कितना डायमीटर, कितने दूरी पे लगाया, ये अपन ने लगाया 5 सेंटीमीटर, अपने फर्स्ट क्लैंप लगाया। अब 5 सेंटीमीटर से अपन ने क्या किया, 2.5 का और अपने गैप लिया, फिर यहाँ पे सेकंड क्लैंप लगा दिया। अब हमको कट करना है अम्बिलिकल कोड को। सो अम्बिलिकल कोड को कट करेंगे कहाँ से, इनके बीच से। ठीक है, कटिंग हमने कहाँ से की अम्बिलिकल कोड की, इन दोनों के बीच में से। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार जो है अपन अम्बिलिकल कोड की कटिंग करते हैं। अब ये अम्बिलिकल कोड की कटिंग कब करते हैं, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, बिफोर पल्सेशन, आफ्टर पल्सेशन। सो परफॉर्म व्हेन द पल्सेशन स्टॉप। ठीक है, अम्बिलिकल कोड कटिंग कब करनी है, जब वो अम्बिलिकल कोड का जो पल्सेशन है, लाइक जो बीटिंग उसके अंदर हो रही होती है ब्लड की, सो वो जब स्टॉप हो जाएगा तब हमें क्या करना है, अम्बिलिकल कोड का कटिंग कर देना है। ठीक है, सो अब इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो भी अपन देख लेते हैं। अम्बिलिकल कोड के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो अपन बात कर लेते हैं अब आगे। और आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे कि अम्बिलिकल कोड के अंदर एक जेली नुमा जो है अपने स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटन्स
जेली, जो क्या करती है, अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रोटेक्शन काम करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है अम्बिलिकल कॉर्ड को। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है अम्बिलिकल कॉर्ड के टॉपिक से? नेक्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि अर्ली कॉर्ड कटिंग जो है वो कब करनी चाहिए। अर्ली कॉर्ड कटिंग का जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि उसके अंदर अर्ली कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए, बाकी नॉर्मल जो ड्यूरेशन रहता है वो करना ही है, ठीक है। अर्ली कॉर्ड कटिंग कब करनी है? फर्स्ट अपन को करना है अगर बेबी क्या है, प्रीमेच्योर हो। प्रीमेच्योर में क्यों करते हैं? क्योंकि ये हाइपर वोलेमिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, नॉर्मली अपन क्या करते हैं 20 to 30 60 सेकंड बाद में अपन परफॉर्म करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। क्यों करते हैं? क्योंकि जो बचा हुआ ब्लड रहता है वो फीटस तक पहुंच जाए, ठीक है। ये तो अपना नॉर्मल कंडीशन में है। बट अगर बेबी जो प्रीमेच्योर है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर वो 50 ml ब्लड भी उस बच्चे के अंदर आता है तो वो क्या है कि उसके लिए हाइपर वोलेमिया है, ठीक है। तो हाइपर वोलेमिया से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अर्ली कॉर्ड कटिंग करते हैं। इसके बाद में सेकेंड किस में करते हैं, मल्टीपल गेस्टेशन, ठीक है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर केसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, अर्ली कॉर्ड कटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट सेकेंड बेबी फ्रॉम एनीमिया, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट, अगर जब दूसरा बेबी बाहर निकलेगा तो उसको जो है वो एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीपल गेस्टेशन के अंदर भी, मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर भी अपन क्या करते हैं, अर्ली कॉर्ड कटिंग करते हैं। थर्ड वन, अगर मदर को HIV है तो इस कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, अर्ली कॉर्ड कटिंग हम जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और देख लो ताकि पूरा ही कंप्लीट हो जाए अम्बिलिकल टॉपिक हमारा। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर इन्फेक्शन होता है जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। कुछ बच्चे आज की क्लास देख रहे हो तो उनको वो मिलेगा नहीं वो मैटर। सो इसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो एक होता है ओम्फेलाइटिस, दूसरा होता है फ्यूनाइटिस, ठीक है। ओम्फेलाइटिस का मतलब हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टंप मीन्स जहां से आपने अम्बिलिकल कॉर्ड कट की है तो वहां वाला एरिया के जो मेन स्टंप रहता है उस स्टंप के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको अपन क्या नाम देंगे, ओम्फेलाइटिस। फ्यूनाइटिस का मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड के जो कनेक्टिव जो टिश्यूज है तो उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्यूनाइटिस। सो अब इन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए और अम्बिलिकल कॉर्ड को ड्राई रखने के लिए हम क्या करेंगे, 70% जो है एल्कोहल है उसका हम क्या करेंगे, यूज में लेते हैं, ताकि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो नॉर्मली अपन कब शेड आउट हो जाती है, 5 to 7 डेज के अंदर वो क्या हो जाती है, शेड आउट हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन है। तो इतने टाइम में शेड आउट होने के लिए अपन को क्या उसको ड्राई रखना है। अगर ड्राई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ओम्फेलाइटिस या फ्यूनाइटिस हो जाएगा। सो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, 70% एल्कोहल से अपन उसको क्लीन करते रहते हैं। तो क्लीन करने के भी 5 टेक्निक है, ठीक है। वो हम फिर कभी जब अपन क्लास लेंगे, जब अपना टॉपिक पढ़ेंगे, अपन पीडियाट्रिक की क्लासेस लेंगे तो उसके अंदर हम ब्रीफली यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ 10 क्वेश्चन के अराउंड तो हमने सोल्व कर ही लिया है। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड से क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं वो हमने बता दिया, ठीक है। अब आपको पूछेगा तो वो आपको जो इन्हीं के अंदर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर क्या हुआ, क्या करेक्ट आंसर रहा इस क्वेश्चन का हमारा, वो रहा 2 to 3 मिनट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो बाकी सारे कुछ ऑप्शंस है वो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर के जो क्राइटेरिया को मैच नहीं करते हैं, इसलिए इमीडिएट तो करना नहीं है, क्योंकि इमीडिएट करने की कंडीशन हमने पढ़ा दी है। आफ्टर द प्लेसेंटा डिलीवर, प्लेसेंटा तो कई बार 30 मिनट्स तक डिलीवर नहीं होती, ठीक है। तो इन रेयर कंडीशन 30 मिनट से डिलीवर नहीं, तब तक अपन रख नहीं सकते। आफ्टर द इन्फेंट हैज बीन ब्रीथिंग वेल, तो अपन ब्रीथिंग वेल अगर 5 मिनट तक आया नहीं है तो इससे पहले अपन क्या कर देते हैं, अबगार स्कोर में अपन 1 मिनट देख लेते हैं। 1 मिनट में जो अबगार स्कोर करते हैं उसके अंदर अगर बेबी ठीक नहीं है तो उसके बाद में अगेन अपन 5 मिनट में देखते हैं। तो उसके बाद में क्या कर देते हैं, 1 मिनट ठीक नहीं तो उसको क्या करेंगे, रिसेटेट कर देंगे। अगर उसका मिनिमम स्कोर आ रहा है, मिनिमम स्कोर कितना आ सकता है, लेस देन 3 अगर उसका स्कोर आ रहा है तो अपन क्या कर देंगे, उसका 0 अगर स्कोर आ रहा है तो अपन क्या कर देंगे, अपन रिसेटेट करके आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन जो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए हमको क्या करेक्ट माना है हमने 2 to 3 मिनट। जबकि करेक्ट क्या होगा, मतलब करेक्ट ये भी है, बट एग्जाम के अंदर ये इससे भी अच्छा अगर एग्जामिनर में यहाँ अगर ऑप्शन होता कि 30 to 60 मिनट आफ्टर डिलीवरी तो सेकंड, तो अपन क्या किसको करेक्ट मानते हैं, इसको अपन करेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझना है क्वेश्चन को, समझने के बाद अपने को सोल्व करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, When should the infant be given to the mother? So infant को जो मदर के पास में कब पहुंचाना चाहिए, कब देना चाहिए? After the mother has had a chance to sleep, जब मदर सो रही होती है तब देना है। As soon as possible,
व्हेन द इन्फेंट हैज हैड है, बात इन्फेंट के बाद में मदर के पास में देना है। इट डज नॉट मैटर व्हेन द इन्फेंट इज गिवन टू द मदर, ये कोई मैटर नहीं करता कि जब कभी भी आप चाहो इन्फेंट मदर को दे सकते हो, ठीक है। तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या इसके अंदर जो है वो करेक्ट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एज सून एज पॉसिबल। सो एज सून एज पॉसिबल जो है वो क्या, इन्फेंट को मदर को पहुंचा देना है। इसके बाद में एज सून एज पॉसिबल ही अपने को क्या करना है, इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग जो है अपने शुरू करवानी होती है इन नॉर्मल डिलीवरीज के अंदर, ठीक है। इन जो अगर सीजरियन डिलीवरी हुई तो उसके अंदर लेस देन 4 आवर्स के अंदर या फिर टिल 4 आवर्स तक अपन क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो शुरू करवा देनी चाहिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विच इन्फेंट शुड रिसीव विटामिन के आफ्टर डिलीवरी। तो कौन से इन्फेंट्स को जो अपन क्या करना है, विटामिन के का जो इंजेक्शन है वो उसको लगाना है। ओनली प्रीटर्म इन्फेंट, ओनली इन्फेंट विथ लो अबगार स्कोर, ओनली इन्फेंट हु हैव हैड ए ट्रॉमेटिक और डिफिकल्ट डिलीवरी, या फिर ऑल ऑफ द अबो, या फिर ऑल इन्फेंट, हर प्रकार के इन्फेंट को, सभी बच्चों को विटामिन के का जो है डोज लगना चाहिए। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा काफी सिंपल है। सो ऑल इन्फेंट्स, तो सभी जो भी बच्चे की डिलीवरी हुई है उसको क्या करना है, विटामिन के का शॉट हमें लगवाना है, ठीक है। विटामिन के का जो क्यों लगवाते हैं ये अपन पता कर लेते हैं। सो ड्यू टू लार्ज इंटेस्टाइन स्टेराइल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चों की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो एक स्टेराइल होती है, ठीक है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है, ओके, क्योंकि प्लेसेंटा में काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स होते हैं जो उनको जाके प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, बेबी को। सो जब बेबी बर्थ होता है तो उसकी लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, एकदम स्टेराइल होती है, क्लीन होती है। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, सो वहाँ पे एब्सेंट अमाउंट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि नॉर्मल फ्लोरा है, जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है वो वहाँ पे जो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि गट क्या है, स्टेराइल है। सो अभी क्या है कि ये फ्लोरा क्या काम करते हैं, फ्लोरा काम करते हैं विटामिन के सिंथेसिस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कि जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है बच्चों के अंदर वो कैसे क्या काम करते हैं, तो विटामिन के सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। तो विटामिन के क्या काम करता है, विटामिन के क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर। अब जो क्लोटिंग फैक्टर है वो भी क्या होगा, नॉट सिंथेसिस, क्योंकि विटामिन के क्या क्या हेल्प करता है, क्लोटिन फैक्टर के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। सो अब क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे लीवर से तो क्या होगा, ब्लीडिंग कंडीशन यहाँ पे अराइज हो जाएगी, ठीक है। तो क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से नहीं बनते हैं, सो क्लोटिंग फैक्टर का नंबर होता है 2, 7, 9 एंड 10, 2, 7, 9 एंड 10 इन लीवर। सो लीवर जो है वो क्लोटिंग फैक्टर यहाँ पे नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, 2, 7, 9, 10, तो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है यहाँ पे। तो अब ये जब कंडीशन यहाँ पे बनती नहीं तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन है जो क्या बच्चों को यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अब कितना लगाते हैं ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो इसकी जो है वो डोज क्या रहनी चाहिए, ठीक है, डोज क्या रहनी चाहिए, तो डोज रहनी चाहिए 0.5 mg। कब तक, अगर बच्चा लेस देन 1000 ग्राम का है, ठीक है, लेस देन 1000 ग्राम बर्थ वेट, ठीक है। अगर अपन का 1 mg कब लगाएंगे, जब वो मोर देन 1000 ग्राम का होता है एट बर्थ, ठीक है। अब ये कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। अब इसके बाद में लाइक बेबी अगर प्री मेच्योर है तो अपन कितना लगाएंगे, 0.5, बेबी अगर फुली मेच्योर्ड है तो 1 mg अपन जो है वो लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या रहेगा, इसका रूट क्या रहेगा, रूट रहेगा इसका IM। इसके बाद में कहाँ लगेगा, तो ये लगेगा एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाइज, ठीक है। एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाइज बोल दो, या फिर इसको क्या नाम दे दो, वॉस्टस लेटरलिस नाम दे दो इसको, ठीक है। सो ये कुछ हो गया इसके डोज रिलेटेड जो एग्जाम के अंदर MCQ आता है वो, ठीक है। और ये कुछ हो गया इसका फिजियोलॉजी की, भाई कैसे जो है वो विटामिन के सिंथेसिस नहीं होगा तो आगे जाके
कैसे ये आगे वर्क नहीं करता है। अगर आपसे वो एग्जामिनर और कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो पूछ सकता है कि भाई इस कंडीशन में अपन को जो न्यूबॉर्न बेबी का विटामिन के का जो इंजेक्शन लगता है तो उसके लिए सीरिंज कौन सी यूज लेते हैं। ठीक है, पूछ ले भाई, एग्जामिनर है, पूछ सकता है। तो सीरिंज अपने जो है वो 1 ml की सीरिंज लेनी है। और इसका जो गोज होता है वो कितना होगा, 26 गोज की यहाँ पे नीडल को यूज में लिया जाता है। ठीक है, सो ये कुछ हमारा आज का जो टॉपिक है वो अपना विटामिन के का भी हमने जो कंप्लीट कर लिया, जो कि एट बर्थ न्यूबॉर्न पे जो भी केयर अपन देते हैं उसका भी एक ये टॉपिक रहता है इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अंदर हर आपको 2 एग्जाम में से एक एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूबॉर्न, एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, वॉट शुड बी प्लेस्ड इन द आईज ऑफ इन्फेंट आफ्टर बर्थ। जब बर्थ होती है इन्फेंट की तो उसकी आईज में क्या डालना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया भी है। सो हमने इसको यहाँ पे आपके लिए एग्जाम लाए हैं, टेस्ट जो अपना सेशन रहता है इसके अंदर। सो ऑप्शन है अपने पास में कि भाई कुछ नहीं डालना चाहिए, नथिंग। स्टेराइल वाटर टू रिमूव मेकोनियम और वर्निक्स, कि भाई आपको स्टेराइल वाटर डालना है ताकि जो उसके जो मेकोनियम वगैरह लगा है, जो वर्निक्स कैसियोसा वगैरह है, ठीक है, तो इन सबको आप हटाने के लिए स्टेराइल वाटर डालना है आंखों में अगर चला गया है तो। एंड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट सच एज क्रोमोमाइसिटिन। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक जो ऑइंटमेंट डालना है उसकी आइज के अंदर, या फिर क्या करना है, कोलेस्ट्रम डालना है। भाई यहाँ पे कोलेस्ट्रम क्यों डालना है। ठीक है, कोलेस्ट्रम है कि कभी भी अपन आइज के अंदर नहीं डालते। कोलेस्ट्रम तो फर्स्ट मिल्क सिक्रेशन होता है आफ्टर डिलीवरी, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, जो कि रिच ऑफ इम्यूनिटी होता है। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉम तो यहाँ पे अपन कभी यूज में नहीं लेते हैं और कुछ भी यहाँ पे यूज में नहीं लेते हैं। नहीं, कुछ तो अपन यूज में लेंगे ना, इस थोड़ी पे कुछ भी यूज में नहीं लेंगे, ये कोई सा करेक्ट आंसर हो जाता है, ये तो होता नहीं है। तो यहाँ पे वर्निक्स, मेकोनियम वगैरह ये सब वर्निक्स जो है हो सकता है, उसकी भाई आइज वगैरह जो है वो बंद ही रहती है जनरली तो। ठीक है, तो स्टेराइल वाटर भी अपन, ये भी अपने राइट नहीं होता है। क्या अपना राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, कि भाई जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है उसको अपन जो क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अपन क्यों यूज में लेते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। ठीक है, अपना आंसर क्या होगा, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो है यूज में लेते हैं। क्यों यूज में लेते हैं, फर्स्ट इसका जो क्या रहेगा आंसर, टू प्रिवेंट ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम को प्रिवेंट करने के लिए इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है नाइसीरिया गोनोरिया। ठीक है, सो नाइसीरिया गोनोरिया क्या कॉज करता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम को कॉज करता है। तो ये एक, इसके लिए भी अपन एंटीबायोटिक यूज ऑइंटमेंट यूज में लेते हैं। दूसरा क्या है, क्लेमाइडिया कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, क्लेमाइडिया कंजक्टिवाइटिस हो सकता है बच्चे को, तो इसके लिए इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटिस। ठीक है, क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटिस से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं अपन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट को। ऑइंटमेंट अपना कौन कौन से यूज में लेना है, ये भी एग्जाम के अंदर आता है, एग्जाम में पूछता है भाई कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक यूज में लेते हैं वो कौन सा है, वो है अपना एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन कितना परसेंट, 0.5% वाला जो ऑइंटमेंट है वो अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, अपन कहाँ कैसे डालते हैं, तो ये इनर कैंथस टू, आई के इनर कैंथस टू आउटर कैंथस के साइड में अपन जो क्या है ऑइंटमेंट को अपन लगाते हैं। ये एक प्रॉपर वे रहता है जो एग्जाम के अंदर पूछते हैं भाई। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अपन टॉपिक लाएंगे, जो फंडामेंटल का क्लास लेंगे। ठीक है, दूसरी जो ड्रग है वो कौन सी होती है, वो है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन कौन सी, 2%। ठीक है, 2% टेट्रासाइक्लिन को अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अपन क्या यूज में लेते थे, इससे पहले अपन यूज में लेते थे क्या, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को अपन इसके अंदर यूज में लिया जाता था पहले की कंडीशन के, बट आजकल ये अपन यूज में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, केमिकल कंजक्टिवाइटिस कोज कर देता है, इसलिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन में आएगा। तो अगर मोस्टली बच्चे अगर प्रीवियस पुराने उनके पास में नोट्स होंगे तो वो सिल्वर नाइट्रेट को राइट नहीं कर दे, तो ये आजकल इसको यूज में लेते हैं। आजकल यूज में लेते हैं या तो इरिथ्रोमाइसिन को या फिर टेट्रासाइक्लिन को जो अपन काम में लेते हैं। ठीक है, सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट सच एज क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वाइटल साइन इज इंक्लूडेड इन द अबगार स्कोर। सो अबगार स्कोर के अंदर जो अपन कौन सा वाइटल साइन को इंक्लूड करते हैं, टेम्परेचर, हार्ट रेट, मेकोनियम स्टेनिंग या फिर ओडिमा। ठीक है, या फिर ओडिमा या एडिमा। सो कौन सा वाइटल साइन है जो अबगार स्कोर के अंदर हम क्राइटेरिया में पढ़ते हैं।
हमने बहुत बार प्रीवियस के जो एमसीक्यू सेशन रहे हैं उसके अंदर अपने अबगार स्कोर को जोड़ पे यहाँ पे रखा है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है इस टॉपिक को। और ये कब करते हैं अपन, एसेंशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न, जब बेबी की बर्थ होती है तभी अपन इसको यूज में लेते हैं। बर्थ के बाद में 1-2 घंटे बाद में इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। सो ये एट बर्थ इसको काम में लेते हैं। तो इसके अंदर कौन सा वाइटल साइन है उसको अपन मॉनिटर करते हैं। सो हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है। हार्ट रेट को जो अपन क्या करते हैं इसके अंदर असेस करते हैं, ठीक है। अभी अपन पढ़ लेते हैं क्या, अबगार स्कोर। सो आज फाइनल अपन क्या करते हैं, अबगार स्कोर अपन पढ़ रहे हैं। इसके बाद में आगे के टॉपिक्स के अंदर अबगार स्कोर के अपन क्वेश्चन नहीं रखेंगे, क्योंकि अपन ने प्रीवियस कुछ 4-5 एमसीक्यू क्वेश्चन पहले भी अपन ने अबगार स्कोर का कुछ एक क्वेश्चन रखा था, उसके अंदर भी मैंने आपको समझाया था। तो आगे अपन अबगार स्कोर का, क्योंकि अगर आप हमारी क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हो तो आप लोगों को लगेगा कि सर बार बार एक क्वेश्चन क्यों ला रहे हैं, ठीक है। सो हम ला रहे हैं ताकि अगर जब हमारे पास नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनके भी एग्जाम के अंदर वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए और आप लोगों का क्या रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको अपन पढ़ लेते हैं अबगार स्कोर के बारे में। सो अबगार के अंदर अपन क्या करते हैं, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, 5 क्राइटेरिया को अपन यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले अपन किसको रखते हैं, ए से एक्टिविटी को, पी से अपन रखते हैं पल्स रेट को, या फिर अपन बोल दो हार्ट रेट, एंड जी से अपन रखते हैं ग्रीमेस। ग्रीमेस का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्सेस। ए से अपन वापस रख देंगे अपीयरेंस। उसके बाद में अपन क्या रख देंगे, आर से अपन क्या रख देंगे, रेस्पिरेटरी एफर्ट। ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट हम कभी भी नहीं लिखेंगे, रेस्पिरेटरी एफर्ट को जो अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं। इसके बाद में इसका स्कोरिंग पैटर्न होता है 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो इसी के साथ ही जो अबगार का जो मिनिमम स्कोर कितना होता है, मिनिमम स्कोर होता है इसका 0, एंड जो मैक्सिमम स्कोर इसका कितना रहता है, मैक्सिमम स्कोर इसका रहता है 10, ठीक है। अगर एक्टिविटी यहाँ पे अपन ये क्राइटेरिया स्कोर भी अपन कब देते हैं, ठीक है। स्कोर भी कई बार एम्स जैसे एग्जाम के अंदर वो हमसे स्कोर भी गिनवाते हैं कि भाई अपने को कंडीशन दे देते हैं और पूछते हैं भाई इसका अबगार स्कोर कितना है। पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। सो अगर यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो एक्सटेंशन की है या फिर अब्सेंट है, एक्सटेंशन मतलब हाथ पैर उसके खुले हुए हैं, कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं कर रहा है, जो नॉर्मल जो एक्टिविटी रहती है लाइक किसी भी पर्सन की, तो वो अगर वो रहती है तो क्या रहती है, एक्सटेंशन में रहती है। अगर अपन कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते मतलब अपने हाथ पैर क्या है, खुले हुए हैं, ठीक है, तो या तो वो एक्सटेंशन में है या फिर क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो इसको अपन क्या स्कोर दिया, 0 स्कोर दे दिया। या फिर अपन क्या देखेंगे, पार्शियल जो है वो बेबी क्या कर रहा है, पार्शियल उसका क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है। या फिर अपन 2 स्कोर कब देंगे, अपन इसको कंप्लीट फ्लेक्शन के ऊपर। अगर बेबी कंप्लीट फ्लेक्स कर रहा है तो इसको अपन क्या स्कोर दे देंगे, 2 दे देंगे। अगर हार्ट रेट कुछ भी नहीं है तो 0 दे देंगे। लेस देन 100 आ रही है तो, और या फिर मोर देन 100 आ रही है, 100 बीट पर मिनट, तो ये स्कोरिंग रहेगा इसका। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सेस का। तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स के बाद में आ जाएगा ग्रीमिस। ग्रीमिस के अंदर क्या आ जाएगा, स्लाइटली अगर वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सेस दे रहा है। या फिर यहाँ पे आ जाएगा कि बेबी जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, स्नीजिंग प्रॉपर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्सेज है वो उसको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे रिफ्लेक्सेज देखने को मिलते हैं। सो इसके अंदर ये 2 स्कोर देते हैं। अपीयरेंस कैसा होता है, अपीयरेंस अगर बेबी का साइनोसिस की है, लाइक पूरी ब्लू है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, साइनोसिस, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद में पार्शियल में क्या हो जाएगा, एक्रोसाइनोसिस, ठीक है। उसका जो हैंड एंड फीट है वो यहाँ पे ब्लू देखने को मिलेंगे, ट्रंक जो है वो यहाँ पे पिंकिश देखने को मिलती है। इसके बाद में अपीयरेंस क्या देखने को मिलता है, पिंक, तो अपन 2 दे देंगे। इसके बाद में रेस्पिरेटरी एफर्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है, पुअर है या फिर गुड है, ठीक है। इस प्रकार अपन क्या करते हैं, इनका जो अपन यहाँ पे स्कोरिंग करते हैं अबगार स्कोर के अंदर, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर अबगार स्कोर से, अबगार स्कोर पूछता है क्या कब करना चाहिए। सो अबगार स्कोर डन एट फर्स्ट 1 मिनट देन 5 मिनट, ठीक है। अगर 1 मिनट में अबगार स्कोर सही नहीं आया है, ठीक है, या लेस देन 3 आया है या फिर 0 आया है, तो अपन क्या करते हैं, रिससिटेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिससिटेट किया, देन उसको अपन वापस चेक करेंगे, कब करेंगे, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में भी उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, अगेन रिससिटेट करेंगे। अपन कब चेक करेंगे,
10 मिनट के अंदर, ठीक है। 10 मिनट तक अपन लास्ट से अपन अपगार स्कोर चेक करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि रिपीट करते हैं बाद में, क्योंकि अपन ने अभी क्या किया, यहाँ पे भी अपन ने रिसेट करके देखा है, तो बाद में अपन चेक करते हैं कि भाई उसका जो वापस ये जो एक्टिविटी वगैरह है वो इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है अपने अपगार स्कोर के ऊपर। सो एग्जामिनर पूछ लेता है कि रीसेट कब करना है, रीसेट कब करना है, जब इसका स्कोर आ जाए कब, लेस देन 3 इसका अगर स्कोर आता है तो अपने बेबी को क्या करना है, रीससिटेशन करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अपगार स्कोर एट 1 मिनट, ठीक है। अपन ने अभी पढ़ाया था अपगार स्कोर एट 1 मिनट शुड बी डिटरमाइंड। अगर अपगार स्कोर अपन 1 मिनट पे अपन अगर अपगार स्कोर को चेक करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, इन ऑल द न्यूबॉर्न इन्फेंट, कि भाई हाँ सभी बच्चों में आप करते ही हैं अपन 1 मिनट के ऊपर। ओनली व्हेन देयर हैव बीन साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, ओनली इफ द इन्फेंट डज नॉट ब्रीथ वेल आफ्टर बर्थ, ओनली इफ द इन्फेंट नीड मास्क वेंटिलेशन। सो 1 मिनट वाला अपगार स्कोर अपन किन कंडीशन में करते हैं, अगर बेबी नॉर्मल है, गुड क्राई कर रहा है, तो उसके लिए अपगार स्कोर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बेबी स्लगिश है, स्लाइटली उसकी जो एक्टिविटी कंप्रेस हो रही है, रुक रही है, तो उस कंडीशन में अपने को अपगार स्कोर परफॉर्म करना होता है, ठीक है। सो ये 1 मिनट वाला अपगार स्कोर अपन किसके लिए करते हैं, सो अपगार स्कोर अपन कब करते हैं, इन ऑल द न्यूबॉर्न इन्फेंट। जो 1 मिनट वाला अपगार स्कोर है ये हमें सभी प्रकार के न्यूबॉर्न इन्फेंट के अंदर हमें करना है, ताकि उसकी अपन क्या कर सकते हैं, वो उसकी बॉडी की एक्टिविटीज को अपन देख सकते हैं कि भाई हाँ बच्चा जो है वो स्ट्रगल तो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो 1 मिनट वाला अपगार स्कोर सभी प्रकार के न्यूबॉर्न बच्चे में किया जाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ अगर कोई प्रकार का एरर आता है तो अपन आगे जाके रिससिटेट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो द अपगार स्कोर एट 1 मिनट शुड बी डिटरमाइंड इन ऑल न्यूबॉर्न इन्फेंट, तो ये सभी बच्चों में होना चाहिए, ये हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन ऑल न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। फीटल डिस्ट्रेस वाली कंडीशन में तो इन सब में तो अपगार स्कोर करना ही होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इन ऑल न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1 मिनट अपगार स्कोर। सो 1 मिनट अपगार स्कोर की वैल्यू क्या होती है, इट प्रिडिक्ट ब्रेन डैमेज, इट कन्फर्म फीटल हाइपोक्सिया, इट इज यूज टू डॉक्यूमेंट द इन्फेंट्स क्लिनिकल कंडीशन आफ्टर बर्थ, इट इज यूज टू असेस गेस्टेशनल एज, ठीक है। तो 1 मिनट वैल्यू ऑफ अपगार क्या होती है, जब अपन फर्स्ट 1 मिनट में अपन अपगार स्कोर करते हैं तो ये हम क्या असेस करते हैं उसके अंदर, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1 मिनट वाला अपगार स्कोर क्या करता है, इट यूज टू डॉक्यूमेंट द इन्फेंट्स क्लिनिकल कंडीशन आफ्टर बर्थ, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 5 मिनट अपगार स्कोर। सो जब अपन अपगार स्कोर करते हैं 5 मिनट वाला, तो उसकी क्या वैल्यू रहती है, वो क्या करता है 5 मिनट का अपगार स्कोर, इट इंडिकेट वेदर द इन्फेंट इज रेस्पॉन्डिंग टू रिससिटेट, if less than 7 it confirm that the infant will die, if 7 or more it condition that the infant will survive, it is used to decide whether cardiac massage is needed, ठीक है। cardiac massage means resuscitate करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाए, if less than 7 it doesn't mean कि भाई जो बच्चा है वो मर ही जाएगा, इफ मोर देन 7 इट डजेंट मीन कि जो बेबी है वो सर्वाइव कर जाएगा, मतलब 7 to 10 होना चाहिए, बट ठीक है। बट ये क्या है कि ये अच्छी बात है, बट अगर यहाँ पे अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया 5 मिनट वाला, तो अपन 7 मिनट पे क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, इट इज यूज टू डिसाइड वेदर कार्डियक मसाज नीड, तो कार्डियक मसाज नीड यहाँ पे क्यों होगी, ठीक है। अपन अगर कुछ प्रॉब्लम उसको आ रही है तो अपन करते हैं कार्डियक मसाज। अपने को जनरली पूछा है कि 5 मिनट वाले अपगार स्कोर का क्या मतलब होता है, सो इट इंडिकेट वेदर द इन्फेंट इज रिससिटेटिंग टू। सो सबसे पहली बात तो अपन नॉर्मल कब करते हैं, अपगार स्कोर कब करते हैं, इन ऑल इन्फेंट अपन कब करते हैं, 1 मिनट पे अपन करते हैं नॉर्मल। तो अब यहाँ पे अगर उसको प्रॉब्लम लगी, यहाँ पे अगर लेस देन 3 स्कोर आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रिससिटेशन जो है एक उसके साइकिल यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। अब अगर प्रॉब्लम आई तो इसको अपन चेक करने के लिए कब चेक करेंगे, 5 मिनट पे इसको अपन चेक करते हैं। तो इस 5 मिनट वाले का आपने को पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 5 मिनट वाले अपगार स्कोर का मतलब होता है इट इंडिकेट वेदर द इन्फेंट इज रेस्पॉन्डिंग टू रिससिटेट। आपने रिससिटेट किया था पहले, तो अब उसका रिस्पॉन्ड किया नहीं किया, उसकी जो पल्स रेट है, उसका जो अपीयरेंस है, उसके अंदर चेंजेस आए नहीं आए, उसके अंदर सर्कुलेशन मेंटेन हुआ नहीं हुआ, तो इन सभी चीज़ों को अपन क्या करते हैं, इन सब कंडीशन के अंदर अपन असेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ए नॉर्मल अबगार स्कोर एट 1 मिनट इज, सो एट 1 मिनट नॉर्मल अबगार स्कोर कितना होना चाहिए, अबाउट 10 होना चाहिए। सो अबाउट 10 तो कभी नहीं होता है क्योंकि इसका रेंज ही अपने को दूसरा मिलता है देखने को। नॉर्मल अबगार स्कोर 7 to 10 या फिर 3 to 7 या फिर लेस देन 3, ठीक है। सो यहाँ पे नॉर्मल अबगार स्कोर एट 1 मिनट इज 7 to 10, ठीक है। 7 to 10 होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल है, कंडीशन नॉर्मल होती है। नॉर्मल अब जो मिनिमम कितना होता है अबगार स्कोर, अभी अपन ने पढ़ा था। तो मिनिमम हो सकता है 0 हो सकता है मिनिमम, एंड मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है 10 हो सकता है। तो 10 से बाहर तो कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो नॉर्मल अपने को पूछा है तो नॉर्मल कितना हो गया 7 to 10 जो है अबगार का स्कोर हमें देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल हाइपोक्सिया इज डिफाइंड एज। सो फीटल हाइपोक्सिया के बारे में हमें पूछा कि फीटल हाइपोक्सिया क्या होता है। फेलियर टू ब्रीथ आफ्टर डिलीवरी, ए लो 1 मिनट अबगार स्कोर, 2 लीटर ऑक्सीजन टू द फीटस, या फिर इंट्रा यूटेराइन डेथ, ठीक है। सो इंट्रा यूटेराइन डेथ का मतलब होता है कि फीटस का जो इंट्रा यूटेराइन के अंदर क्या हो रही है, डेथ हो रही है, ठीक है। किसी भी कारणवश जो है फीटस की ड्यूरिंग बिफोर द डिलीवरी यहाँ पे डेथ हो रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डेथ। इसके बाद में फेलियर टू ब्रीथ आफ्टर डिलीवरी, इसको अपन क्या बोलते हैं, जब वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर वो खुद से स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, अगर सीजेशन हो गया ब्रीथिंग का, ठीक है। 2 टर्म होती है, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं, एपनिया। एंड दूसरा जो क्या टर्म होता है यहाँ पे पूछते हैं, बर्थ एक्सपाइजिया का। सो बर्थ एक्सपाइजिया का मतलब होता है, क्या होता है, फेलियर टू एस्टैब्लिश ब्रीथिंग। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बर्थ एक्सपेक्जिया यहाँ पे हुआ उस बच्चे को, तो वो क्या कर रहा है, फेलियर टू ब्रीथ आफ्टर, जब बर्थ के बाद में कोई प्रकार का जो ब्रीथिंग कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये भी अपने को नहीं मिलता फीटल हाइपोक्सिया के अंदर, और ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं है। ए लो 1 मिनट अबगार स्कोर हो, अगर उसको ये कंडीशन मिलता है तो अपने क्या करना है, रिसिटेट करना है। बट इसका फीटल हाइपोक्सिया का क्या मतलब हुआ, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 2 लिटिल ऑक्सीजन टू द फीटस, ठीक है। तो ये क्या होता है, फीटल हाइपोक्सिया। तो इसको अपन असेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, फीटस के अंदर अगर हाइपोक्सिया हो रहा है तो इसको अपन कैसे असेस करेंगे, इसको अपन असेस करेंगे एक तो स्काल्प ब्लड सैंपलिंग के द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपन इसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। जो अपन फीटस के स्काल्प से अपन सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल। दूसरा अपन क्या, इसकी फीटस की जो हार्ट रेट है उसको भी अपन ऐसे देख के अपन असेस कर सकते हैं कि फीटल स्ट्रगल कर रहा है, मे भी उसको जो है वो हाइपोक्सिया की कंडीशन फीटस को हो रही हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो रहेगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिससिटेटिंग एन इन्फेंट। सो इन्फेंट को जब अपन रिससिटेट करते हैं सो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होती है, गिविंग बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, स्टार्टिंग कार्डियक मसाज, कूलिंग द इन्फेंट, या फिर गिविंग नेलोक्सेन बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। सो नेलोक्सेन जो है अपन कब लगाते हैं, अगर उसकी मदर जो है वो ओपियोड्स का जो सेवन, जो ओपियोड्स जो अपन कंज्यूम करती है, तब अपन क्या करते हैं, बेबी को नेलोक्सेन लगाकर अपन क्या करते हैं, रिससिटेट करते हैं, ताकि ओपियोइड भी क्या होती है कि अपन जो हार्ट रेट वगैरह है उनको डिस्टर्ब करती है। कूलिंग द इन्फेंट, अगर बेबी को अपन कूल कर देंगे तो ये भी जो बेबी हाइपोथर्मिया में चला जाएगा, जो बेबी के लिए डेंजरस कंडीशन है। स्टार्टिंग कार्डियक मसाज, सो अपन कार्डियक मसाज से अपन कार्डियक कंप्रेशन से अपन स्टार्ट करते हैं, नॉट कार्डियक मसाज से अपन करते हैं इसके अंदर। जबकि हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा इसके अंदर, ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा इसके अंदर गिविंग बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ठीक है। जब अपन क्या करेंगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देंगे तो ये क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव वेंटिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव वेंटिलेशन की कैटेगरी में आता है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ठीक है। एम्बू बैग से अपन क्या करते हैं, उसको ब्रीथिंग देते हैं। सो ये वाली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जिसके अंदर बेबी को हम ब्रीथिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच साइज ऑफ कैथेटर शुड बी यूज्ड टू सेक्शन ए मेकोनियम स्टैंड इन्फेंट आफ्टर 8 बर्थ। 8 बर्थ पे जो मेकोनियम स्टैंड जो इन्फेंट मिला है हमें, तो उसके लिए हम कौन सा सेक्शन कैथेटर को अपन यूज में लेते हैं, फ्रेंच का, कितना फ्रेंच का अपन यूज में लेते हैं, 3.5 का, 5 का, 6 का, या फिर 10 का, कितने फ्रेंच का जो है वो सेक्शन कैथेटर हमें यूज में लेना चाहिए, ये एग्जामिनर हमें पूछा है यहाँ पे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सो ठीक है, जो 10 फ्रेंच का जो अपन जो है वो बेसिकली सेक्शन कैथेटर हमें यूज में लिया जाता है, ठीक है। 8 to 10 फ्रेंच का, ठीक है, 8 to 10 फ्रेंच का जो हम सेक्शन कैथेटर अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन रेफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग। सो डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे के अंदर, इसका क्या मतलब होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी पार्ट,
कि भाई उसके बॉडी पार्ट के अंदर जो साइज बढ़ रही है, इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, जो उसके सेल के जो सब्सटेंस है इंट्रासेलुलर उनके अंदर इंक्रीजिंग हो रहा है, क्वालिटेटिव चेंजेस एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। तो वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, एक तो क्वालिटेटिव कंटिन्यूसली जो चेंजेस है वो ला रहा है और प्रोग्रेसिव चेंजेस ला रहा है, लाइक वो अपनी स्किल अपनी अच्छी कर रही है या फिर कर रहा है, ठीक है। और जो कैपेसिटी टू फंक्शन, वो कैसे उन स्किल को अपने फंक्शंस के अंदर, काम के अंदर उस स्किल को काम में लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। या फिर हमारा ऑप्शन क्वांटिटेटिव चेंज इन बॉडी। सो जो क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब होता है कि हाँ अपने बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं ये अपने कैसे जो मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, ये हमें एग्जामिनर पूछा है। सो डेवलपमेंट का हमें मतलब होता है, वो होता है क्वांटिटेटिव चेंज एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। तो ये इसका मतलब होता है अब चिल्ड्रन के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब अपन पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या आएगी, अपन पढ़ेंगे भाई कैसे इन्फेंट का ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट में उसकी जो मोटर स्किल्स वगैरह है, ठीक है, ये अपन सेंसरी मोटर वाली स्किल्स वगैरह अपन पढ़ेंगे। तो अपन डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ के अंदर आता है क्वालिटेटिव वाला चेंजेस, सॉरी क्वांटिटेटिव, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया ग्रोथ, ठीक है। इसके अंदर पर मेजरिंग कर सकते हैं कि हाँ जो लेंथ है वो इस प्रकार मेजर हुई है, वेट ऐसे बढ़ता है, इतने में डबल, इतने में ट्रिपल होता है। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन नेक्स्ट में अपन लेने वाले हैं, जस्ट इसके बाद में अपन यही चैप्टर लेंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ। जब प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ, जब प्रीनेटल पीरियड के अंदर कैसे कैसे अपने ग्रोथ देखने को मिलती है, जो फीटस की जो ग्रोथ है, बेबी की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है। ओवम, एम्ब्रियो, प्री मेच्योर इन्फेंट, ओवम, एम्ब्रियो टू फीटस, ओवम, फीटस, बर्थ, या फिर ओवम, एम्ब्रियो, ठीक है। लाइक बेबी की ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सो काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट अपन आंसर के ऊपर चलते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले ओवम रहता है, उसके बाद में उसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बाद में क्या आपने को फीटस की कंडीशन में आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जैसे होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फीटस, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस रहती है हमारे ग्रोथ होने की, प्रीनेटल पीरियड में कैसे ग्रोथ होती है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो इसी के साथ ही आज की अपनी जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भाई आपकी आज की क्लास से कुछ भी आपको डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट में कमेंट करके हम आपको वहाँ पे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वहाँ पे कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक नहीं करते हो हमारे वीडियो को, ताकि आप लाइक कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन हो गया आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर लाने की कोशिश करूँ, ठीक है। और इसके साथ हमारे, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी तो उसके अंदर आपको और अच्छा हम जो वीडियो प्रोवाइड करवा पाएंगे और अच्छा हम एजुकेशन हम लाएंगे, ठीक है। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यू आपको मैं बता ही रहा हूँ, शुरुआत में और लास्ट में, जो कि रन हो रही है आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे जाके हमारे टेस्ट सीरीज को भी बाय कर सकते हैं और उसको अपनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। नेगेटिव मार्किंग पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो बने रहने के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गुड आफ्टरनून डियर और फ्रेंड्स, मेरा नाम मालचंद गोयल है। इस बार एम्स 2022 नॉर्सेट में मेरा सिलेक्शन 2070 की रैंक पर मुझे एम्स देवघर मिला है। वैसे मुझे ग्रेजुएशन मैंने 2016 में कंप्लीट की थी और तब से लेकर के मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, बस प्रिपरेशन ही हो रही है, सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मतलब कैसे मैं इन चीज़ों से पीछे रह गया था। मेरा बस मतलब इसमें क्वालिफाई हो रहा था और नॉर्सेट में मेरे को सीट क्यों नहीं मिल रही थी। मैं 2016 का पास आउट हूँ, तब से लेकर के मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बस मैं क्वालिफाई होकर के एम्स में सीट नहीं मिलती, हर बार पीछे रह जाता हूँ। तो जैसे कि लास्ट 2021 में मेरे को 3000 की रैंक तक मिला था, उससे पहले भी मेरे को 5-6 हज़ार तक ऐसे चल रहा था सिस्टम पूरा। तो लास्ट जैसे कि 2021 का नॉर्सेट होने के बाद में फिर मैं आरएनसीसी के संपर्क में आया था। आरएनसीसी के संपर्क में आने के बाद में मैंने सर से डिस्कस भी किया था कि सर मेरा इस तरह से सब कुछ चल रहा है और मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है और बस मुझे मतलब क्वालिफाई हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ कि मतलब जैसे प्रॉपर मैं सिलेक्शन भी हो जाए और मुझे अच्छी जगह नॉर्सेट में सीट भी मिल जाए। तो सर ने मेरी मतलब चीज़ों का और जो फिर मेरी क्या रैंक थी इन सब चीज़ों का एनालिसिस किया और फिर मुझे बोला कि आप आरएनसीसी ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासें हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं, सारी कुछ चीज़ें ज्वाइन कीजिए और उसके बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि आपने रियल में पढ़ाई की है। तो फिर जैसा कि सर ने गाइड किया था मैंने उसी अकॉर्डिंग
ठान लिया था कि बस जैसा कि सर बताते हैं उसी अकॉर्डिंग बस मुझे पढ़ना है, और इस बार नॉर्सेट में क्वालिफाई नहीं बल्कि सिलेक्ट भी होना है। तो फिर जैसा कि मैंने RNCC की ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ ज्वाइन किया था, और 2021 का एग्ज़ाम होने के बाद में कंटिन्यू फिर मैं RNCC के संपर्क में रहा था, और फिर रेगुलर टेस्ट सीरीज देना है, ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास लेना है। तो जो चीज़ जैसे कि 2022 में मेरी रैंक जो है वो करीबन 3000 से करीबन थी, तो यहाँ पर RNCC में आकर के मुझे ऐसा कंटेंट मिला जो कि मतलब शायद ही कहीं पर बाहर आपको मतलब देखने को सुनने को मिलेगा। बस ठीक है, सिलेक्शन हो जाना एक अलग बात है, बट एक चीज़ों को आप कैसे उसको परसेप्शन करते हैं, मतलब रियल में यहाँ आकर के ऐसा लगा कि जो चीज़ें यहाँ हैं शायद ही कहीं मिलती होगी आपको। लाइक कि डेली टेस्ट सीरीज़ होती है, वीकली टेस्ट सीरीज़ होती है, और उनमें क्या परफॉर्मेंस होती है, उन सब चीज़ों का एनालिसिस होना, और उसके बाद में आपने टेस्ट सीरीज़ में कहाँ गलती की है और किस किस चीज़ों को आप मिस कर रहे हो। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से जो एडवांस चीज़ें हैं हमें सिखाई जाती है कि बस नॉर्मली जो पढ़ा रहे हैं वही चीज़ें पढ़नी है, बट यहाँ पर चीज़ें आपको इससे भी एडवांस मिलेगी। जो चीज़ एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कोई भी सब्जेक्ट है, ट्रॉमा इमरजेंसी है, जो भी मतलब एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी पढ़ाते होंगे, बट मुझे यहाँ कर मैंने भी पहले भी कोचिंग की थी, बट जैसा मतलब मुझे मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं। तो फिर यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें एडवांस भी मिली है, जो चीज़ मैंने कभी मतलब देखी भी नहीं थी, पढ़ी भी नहीं थी, और जिनसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनते भी थे, और मैं हर बार उनको गलत भी करके आता, डेफिनेटली मैं गलत करता था उनको। बट जब से मैंने RNCC को ज्वाइन किया था तो फिर चीज़ें मुझे काफ़ी ऐसी मिली कि मैं 5 साल से इन्हीं चीज़ों को मिस कर रहा हूँ। तो फिर सर के जैसे कि सर ने बहुत प्रयास किया था और मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया था कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और ये चीज़ पढ़िए और ये टॉपिक ये कीजिए। तो मैंने बाकी सब चीज़ों को छोड़ दिया, जो भी मेरे नोट्स थे प्रीवियसली मैंने पढ़े थे, सब चीज़ों को छोड़ दिया। बस जैसा सर ने बताया था कि आप क्लासेस ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज़ दो, सॉन्डर्स के क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करो, और जो भी यहाँ के प्रॉपर नोट्स थे RNCC कोचिंग सेंटर के, तो उन सब चीज़ों का मैंने अच्छे से रीडिंग किया। तो बस उन्हीं का प्रयास है सर का कि आज मुझे एम्स में, देवघर एम्स में सीट मिल गई, और मैं RNCC के साथ हमेशा के लिए बना रहूँगा, ताकि मुझे आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे, नॉर्सेट का है, दूसरे भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सब में सेलेक्ट होकर के और भी अच्छी रैंक पर पहुँचना है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी पढ़ो, पर चीज़ ऐसी पढ़ो कि जो आपका सिलेक्शन करवा दे। बस एक पढ़ना एक अलग है, बट चीज़ें पढ़ो सेलेक्टेड, और जो जहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और वो चीज़ वहीं पर पॉसिबल है जब आप सही चीज़ के मार्गदर्शन में पढ़ोगे, और पढ़ो वहीं से जहाँ पर आपको अच्छा एक्सपोजर मिले। फालतू 500-1000 की भीड़ में इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी जगह से पढ़ो जहाँ पर आपको अच्छा एक्सपोजर हो। अब आप वहाँ से कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और आपको वहाँ का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो फिर वो आपके लिए एक डाउटफुल हो गया, तो वो चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे अगर कोई भी डाउट है, जैसे मैंने कुछ चीज़ पूछ ली, तो मुझे उसका एडिशनल एक की बजाय 3 चीज़ सीखने को मिल रही है। तो मेरा कहने का ओवरऑल यही है कि जॉइन बेस्ट फॉर द RNCC। अगर आपको एडवांस चीज़ें कुछ भी सीखनी है और अच्छी रैंक से एम्स में सेलेक्ट होना है, तो मेरा यही मानना है कि मैंने जो अभी तक पढ़ा है ना, ये सबसे बेस्ट रहा है मेरे लिए, और इसी वजह से मैं हर बार 5 साल से पीछे रह रहा हूँ, और इस बार मुझे एम्स में सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, अपने माता पिता गुरुदेव का, RNCC का हाथ हमेशा मुझ पर है। बस इसी की बदौलत मुझे आज कुछ ये सब कुछ चीज़ मिली है। थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहता हूँ कि डू वेल एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए। हाँ जी, तो बहुत बहुत बधाई मालचंद जी को, है ना। इन्होंने बहुत बढ़िया बातें बताई आप लोगों को कि किस तरीके से इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है ना। देखो, संघर्ष सबसे बड़ी चीज़ है ना। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा, है ना। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, हर किसी को संघर्ष देखना होता है। आज जो भी सेलेक्ट हुआ है, ध्यान रखें, जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को संघर्ष देखना पड़ा है ना। बिना संघर्ष के चीज़ें नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भगवान अपने को उस हाई लेवल तक
अपने को परेशान करता है, वो इसलिए परेशान करता है क्योंकि ये आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा समय देख सकें। समझ रहे हो बात को?